अच्छा सोचिए अगर आपने टाइमली ईएमआई नहीं पे की, उसके अगले महीने ही बैंक के फ़ोन आने लगेंगे, आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा और इवन आपको लीगल नोटिस भी मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, मैं शिवम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और इम्पॉर्टेंट वीडियोस को आप देख पाएंगे। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो ऑलमोस्ट सबके साथ होता है या फिर होने का डर होता है। तो मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा ये होती है कि जो भी लोग लोन लेते हैं वो मोस्टली सैलरीड पर्सन होते हैं, मतलब जॉब करने वाले होते हैं, लगभग 85% लोग। और अगर आपने कोई भी पर्सनल लोन या कार लोन या बाइक लोन या फिर होम लोन अगर आपने लिया हुआ है, तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस ईएमआई को टाइम पर पे करना। और ये ईएमआई पे करना ये एक ऐसा काम है जहाँ पे बैंक डिसाइड करता है कि आप बैंक के लिए कितने लॉयल हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ईएमआई बाउंस होने पर क्या होता है और बैंक क्या एक्शन लेता है, और ये ना हो उसके लिए कुछ हम इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाले हैं जो आपको टाइमली ईएमआई पे करने में हेल्प करेगी। तो पूरा इस वीडियो को आप देखिएगा। सो पॉइंट नंबर 1 कि ईएमआई बाउंस होते ही क्या होता है। सो सबसे पहले अगर आपकी ईएमआई अगर कोई भी बाउंस हो जाती है तो बैंक के एंड से जो सबसे पहला एक्शन होता है वो ये होता है कि आपको बाउंस चार्जेस, यानी कि उसको एक तरीके से पेनाल्टी बोलते हैं, वो आप पे लगा देती है, जो लगभग लगभग 300 से 1500 रुपये तक की वो पेनाल्टी होती है केवल एक बाउंस चार्जेस पे। और इस बाउंस चार्जेस पे जीएसटी भी ऐड करती है। और अगर आपने 2 से 3 बार बाउंस कर दिया है किसी भी लोन का तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर के कैटेगरी में दिखा देती है। और अगर ऐसा शो हो रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बैंक इसे आपके लोन के स्टेटस में दिखाती है, जो कि फ्यूचर में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपके बढ़ जाती है। और एक बार आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि क्या आपकी ईएमआई कभी भी बाउंस हुई है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है सिबिल स्कोर। ईएमआई बाउंस होने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है सिबिल का स्कोर। एक बार बाउंस होने से आपका जो सिबिल स्कोर है वो बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट करता है, जिसमें अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो 35 से 50 पॉइंट, यानी कि 35 से 50 पॉइंट आपके एक बाउंस में गिर जाता है। और एक बात आप ध्यान रखना कि अगर आपका सिबिल का स्कोर लो होता है तो बैंक आपको लोन देने में 100 बार सोचेगी, और शायद आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट भी कर दिया जाए ड्यू टू सिबिल स्कोर, कि आपका सिबिल का स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वो भी बैंक रिजेक्ट कर सकता है। और इन दैट के सिनेरियो अगर आपका क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन क्रेडिट स्कोर ख़राब होने की वजह से भी अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, जिसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। देखिए, थर्ड जो पॉइंट है वो होता है बैंक के लीगल एक्शंस, क्योंकि अगर आप ईएमआई नहीं पे करेंगे तो डेफिनेटली बैंक जो है वो एक अपना लीगल एक्शन ले सकता है और लेता है। अगर आपकी ईएमआई 3 से 6 महीने लगातार अगर आप बाउंस किए जा रहे हैं, आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं बैंक को, तो बैंक आपको एक लीगल नोटिस आपको भेजता है। इवन ये एनबीएफसी भी भेजते हैं, जैसे बजाज, टाटा, जो भी एनबीएफसी आते हैं वो सारे लीगल एक्शंस आपके ऊपर होते हैं। लीगल नोटिस भी आपको आता है इन बैंकों या एनबीएफसीज के थ्रू। रिकवरी एजेंट्स के कॉल आना शुरू हो जाते हैं, मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, इवन होम विजिट भी हो जाती है। और अगर आपने एक्सट्रीमली बाउंसेस करके रखा हुआ है तो बैंक आपकी उस प्रॉपर्टी को, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, वो किसी भी चीज़ को नीलामी यानी कि ऑक्शन कर देती है, क्योंकि उनको वो लीगल अथॉरिटी होती है। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी ईएमआई बाउंसेस हो रहे हैं तो इनसे कैसे आपको बचना चाहिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जिससे अपने बाउंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करिए कि ईएमआई डेट से पहले आप अपने अकाउंट में वो ईएमआई का अमाउंट आप मेंटेन करके रखिए जिस ईएमआई को आप पे कर रहे हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, यानी एक जॉब करने वाले हैं, तो अपनी सैलरी डेट के अकॉर्डिंग अपनी ईएमआई डेट डिडक्शन को आप सेट करिए, जिससे आपको ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम ना हो। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी सैलरी 30 तारीख को आ रही है तो आप अपनी ईएमआई को 3 या 5 को अपना डेट सेट करके रखें, ताकि आपके पास
अगर 30 तारीख को सैलरी भी नहीं आती है तो 2 से 3 दिन का जो गैप है वो आपको मैनेज करने के लिए हो जाए ईएमआई। और ईएमआई जब भी आपकी डिडक्ट हो रही है उससे पहले आपको एक अलर्ट का एक मैसेज आपको लगाना है 2 से 3 दिन पहले, जिससे आपको ये रिमेंबरिंग करा दे कि आपकी ईएमआई इस डेट को जाने वाली है। और अगर आपके पास वो फंडिंग्स नहीं है तो आप उस फंडिंग को अपना अरेंज कर सकें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने पास एक इमरजेंसी फंडिंग रखिए। वो इमरजेंसी फंडिंग जो आपकी ईएमआई पे करने में कभी कभी आपकी हेल्प करे। लेट सपोज अगर आपकी ईएमआई 10,000 रुपये जा रही है तो आपको इमरजेंसी फंडिंग में उसका 5 गुना यानी कि 50,000 रुपये आपको अपने उस इमरजेंसी फंड में आपको अपने अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लोगों का ये भी कंसर्न होगा कि अभी हमारी ईएमआई बाउंसर्स हो गए हैं तो अभी हम क्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट, तुरंत आप बैंक से बात करिए। जो भी पेनाल्टी है आप उस बैंक को क्लियर कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। बैंक से रिटर्न कंफर्मेशन भी आप ले लीजिए ताकि बैंक बाद में आपके ऊपर कोई ब्लेम ना कर सके। और अगर आपकी ईएमआई बार बार बाउंस हो रही है तो आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवा लीजिए या टेन्योर को आप इंक्रीज करवा लीजिए ताकि आपको ईएमआई पे करने में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और कंफर्टेबली आप उस ईएमआई को पे कर सकें। ईएमआई से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझे कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आप देख पाएँ। और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।